नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये सब न्यूज़ में चल रहा है। और न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि एसबीआई जो जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रहे हैं, उन सभी का डाटा आप इलेक्शन कमीशन को दो। और इलेक्शन कमीशन वो डाटा अपनी साइट पे पब्लिश करे और जनता के सामने ये बात आनी चाहिए कि कौन कौन लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, कितने अमाउंट का खरीद रहे हैं और किस किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं। ये सारी कहानी जनता के सामने आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में पता लगाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कौन कौन लोग इस सच्चाई को जनता के सामने लेके आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई इसकी शुरुआत होती है आईआईएम अहमदाबाद के 11 प्रोफेसर और एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर लोकेश बत्रा से। यही वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर पहली बार एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है एडीआर, जिसके बारे में हम आगे आगे देखेंगे काफ़ी डिटेल में कि वो क्या है। इन सभी ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार पिटीशन लगाई कि हमको जानने का हक है, हमारे देश की जनता को जानने का हक है कि कौन कौन लोग चंदा दे रहे हैं और किस किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत कैसे हुई। तो 2017 में बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी, तो उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री अरुण जेटली जी। वो लोकसभा में एक मनी बिल लेके आते हैं। अब ये मनी बिल क्या होता है? मनी बिल ये होता है कि आपको उसको राज्यसभा में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोकसभा में पास हो गया फुल मेजोरिटी से, तो आप उसको राज्यसभा में डिबेट के लिए नहीं नहीं ले जा सकते और फिर वो बिल बन जाता है, फिर वो पास हो जाता है। और सबको पता है मेजोरिटी किसकी थी 2017 में और किसकी गवर्नमेंट थी। तो 2017 में ये लोकसभा में पास हो जाता है और 2018 में इसे फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है। तो 2017 में लोकसभा में लाया जाता है, 2018 में पास कर दिया जाता है। और इसकी जिम्मेदारी दी जाती है एसबीआई को। एसबीआई को बोला जाता है कि भाई आप ही वो बैंक हो इकलौते, और कोई बैंक नहीं, जो इन इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करेगा और इसको इनकैश भी करेगा। और ये 4 टाइप्स के होंगे, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 1 करोड़, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पर्सन एसबीआई के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को 2 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है, मेरे को 5 लाख का खरीदना है, मेरे को 6 लाख का खरीदना है, या मुझे 2 करोड़ का खरीदना है, तो वो नहीं खरीद सकता। मिनिमम 1,000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़, मैक्सिमम 1 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं। और एसबीआई को ये भी बोला गया कि आप इसको साल में 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करोगे, हर 3-3 मंथ के गैप पर। और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 15 दिन का होगा। फॉर एग्जांपल, यदि कोई पर्सन 1 अप्रैल को एसबीआई से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है, तो उसको 15 अप्रैल तक उसको इनकैश करा लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सारा पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। और उसको और एक और बात, जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा है या उसको इनकैश करा रहा है, उसको इनकम टैक्स में काफ़ी अच्छी छूट दी जाती थी। मतलब जैसे इस बात को ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक 5 रुपए का एक बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, एक टॉफ़ी भी खरीदते हैं, तो उस पर हम इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमाउंट के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी कैश नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा, टैक्स नहीं लग रहा। तो स्कैम तो हो रहा था। ये बात समझ में तो आ रही है साफ साफ देख के कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो लोचा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो जब ये सारा स्कैम स्टार्ट हो गया, तो महाराष्ट्र के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं विहार ध्रुवे, वो एसबीआई में एक आरटीआई डालते हैं और पता करते हैं और एसबीआई से पूछते हैं कि भाई कौन कौन लोग हैं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहे हैं, आप हमको वो डाटा दीजिए। तो उस समय के जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे सुरेश चंद्र, वो इस आरटीआई को रिजेक्ट कर देते हैं और वो मना कर देते हैं कि नहीं भाई हम नहीं बता सकते, ये डोनर की सिक्योरिटी का मामला है। तो इससे ये बात तो साफ होती है कि भाई आरटीआई के जरिए तो इस बात का खुलासा नहीं हो सकता। लेकिन तभी क्या होता है, इंडियन एक्सप्रेस की एक दामिनी रिपोर्ट आती है और उसमें 2017 से लेकर 2020 तक का डाटा पब्लिश किया जाता है। और उसमें ये बताया जाता है कि भाई किस किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, पर ये नहीं बताया जाता
कौन कौन लोग वो चंदा दे रहे हैं। फिर जब आरटीआई के थ्रू पता नहीं चल सकता, तो फिर इलेक्शन कमीशन 2019 में इन ग्रुप्स के साथ मिलकर, जो कि एनजीओज हैं, कॉमन कॉज और एडीआर। एडीआर ये वही ग्रुप है जिसके ये प्रोफेसर्स और रिटायर्ड नेवी ऑफिसर इनके मेंबर हैं। तो इलेक्शन कमीशन इन दोनों ग्रुप्स के साथ मिलकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करता है कि सुप्रीम कोर्ट, अब तो आप ही हो करता धरता, अब तो आप ही हमारी जान बचाओ और जनता के सामने सच्चाई लेके आओ कि कौन कौन लोग ये बॉन्ड खरीद रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं। तो ये मामला चलता रहा। तो एक बार देख लेते हैं कि एडीआर की शुरुआत कहाँ से हुई। तो भाई एडीआर की शुरुआत करी थी आईआईएम के प्रोफेसर त्रिलोकचंद शास्त्री ने। ये एडीआर ग्रुप के मेन फाउंडर हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत करी। और एडीआर का जो बैकअप रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इनको 2003 में एक सक्सेस भी मिली थी, जो इनकी पहली सक्सेस थी। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन को ये बताना पड़ता है कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उस पर कितने केसेस हैं, कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, ये सब उसको बताना पड़ता है। और उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है ये भी उसको बताना पड़ता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर मुमकिन हो पाया है तो ये एडीआर के थ्रू ही हो पाया है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना था कि हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस बात को लागू किया जाए। 2003 में इस बात को लागू कर दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की असली लड़ाई कैसे शुरू होती है और कैसे कैसे इस पर जीत हासिल की जाती है। 2006 में जो एडीआर ग्रुप है वो इनकम टैक्स के पास एक आरटीआई फाइल करता है। अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो 2017 में आए थे, लेकिन अभी बात हो रही है 2006 की। तो एडीआर इनकम टैक्स के पास एक आरटीआई फाइल करता है और इनकम टैक्स से पूछता है कि भाई, ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये चंदा आ कहाँ से रहा है, ये बताओगे। तो इनकम टैक्स बोलता है नहीं जी, हम नहीं बता सकते। तो एडीआर फिर जाता है सीआईसी के पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फोर्स करता है इसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि भाई बताओ कौन को कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। तो इनकम टैक्स साफ मना कर देता है कि नहीं भाई, हम नहीं बता सकते। फिर सीआईसी दोबारा आरटीआई फाइल करता है कि भाई बता दो, हमारे देश की जनता को जानने का हक है, ये हमारी पब्लिक अथॉरिटी है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। तो वहाँ से फिर पॉलिटिकल पार्टीज को ये तो समझ आ गया कि भाई अब तो इससे पीछा कैसे भी करके छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि अब एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पड़ गया, क्योंकि अगर ये एडीआर ग्रुप वगैरह अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो फिर तो इसको बताना पड़ेगा हमको। तो तभी से ही फिर सरकारों ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ इसको चेंज करने की, कि कैसे इस बात को गुप्त रखा जा सके कि कैसे कैसे चंदा आ रहा है हमारे पास। तो उन्होंने एफसीआर कानून में भी चेंज कर दिया, कि एफसीआर कानून में चेंज कर दिया जिससे कि बाहर से जो फंड आ रहा है वो किसी को पता ही ना लगे और हम इलेक्ट्रल बॉन्ड को आसानी से ले सकें। फिर 2017 में सबको पता है कि वो अरुण जेटली जी ने मनी बिल के तौर पर उसको लेके आए, 2018 में उसको बिल बना दिया गया। तो ये सारा मामला चलता रहा, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रही। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी के लिए कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को दे दो, कब तक इस बात को टालते रहोगे। एडीआर ने एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट में कि भाई अगर ऐसे ही मामला चलता रहा ना, अगर ये ऐसे ही तारीख पे तारीख मिलती रही तो ऐसे तो कभी नहीं आ पाएगा। आप ऐसा करिए, जब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है ना, तब तक इलेक्ट्रल बॉन्ड पर रोक लगा दीजिए कि कोई कोई इंसान इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद ही ना सके। लेकिन फिर उसके बाद सबको पता है, फिर कोविड आ गया, फिर उसके बाद ये सारा मामला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर 31 अक्टूबर 2023 को इसकी दोबारा हियरिंग स्टार्ट होती है। जब इसकी हियरिंग स्टार्ट होती है, तो सरकार की तरफ से जो वकील थे, जो जो लड़ रहे थे एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, एडीआर ग्रुप के खिलाफ, वो थे हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। वो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे थे। तो भाई ये सारा मामला चलता रहा। फिर 2 नवंबर 2023 को इसकी लास्ट हियरिंग होती है। इसके इसकी जो सुनवाई थी वो ख़त्म होती है और ये फैसला लिया जाता है 15 फरवरी 2024 को। ये फैसला लिया जाता है कि हाँ, एसबीआई आपको सारा डाटा कि कौन कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है वो
इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन उस डाटा को पब्लिकली अपनी साइट पर पब्लिश करेगा, जिससे कि जनता के सामने ये बात आ सके कि कौन कौन लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। तो 15 फरवरी 2024 का वो दिन है जब एडीआर ये केस जीत जाता है, और ये तो फिर हिस्ट्री बनी जाता है कि हाँ भाई अब तो बताना ही पड़ेगा कि कौन कौन लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो इसमें मेन जो नाम आता है वो आता है आरटी एक्टिविस्ट लोकेश बत्रा का, जिसके बारे में हमने बात करी थी लास्ट में, फर्स्ट स्लाइड में, कि ये प्रोफेसर्स थे और रिटायर्ड नेवी ऑफिसर लोकेश बत्रा थे जिन्होंने एडीआर ग्रुप बनाया था। तो वही है, ये काफ़ी जाने माने एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने 2017 में जो निठारी कांड हुआ था दिल्ली का, इन्होंने उसमें भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी आरटीआई के थ्रू। तो काफ़ी अच्छे पर्सन हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, रिटायर्ड के काफ़ी अच्छे नेवी ऑफिसर हैं। तो ये 15 फरवरी 2024 को ये सारा मामला आ चुका है और ये काफ़ी अच्छा फैसला है कि लोग पब्लिक को जानने का हक है कि कौन बंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी पर्सन कितना चंदा दे रहा है और कहाँ से वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है। ये भी सब अब तो मामला चल ही रहा है कोर्ट में और धीरे धीरे ये बातें सामने आती चली जाएंगी। और इसका जो फैसला लिया वो हमारे CJI TY चंद्रचूड़ जी और 5 जजेस की बेंच ने ये फैसला सेव करा है। तो देखते हैं आगे धीरे धीरे। अब कुछ डाटा आ चुका है कि इन कंपनीज ने, इन कॉर्पोरेट हाउसेज ने चंदा दिया है और बाकी अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, वो धीरे धीरे आती रहेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस स्लाइड में। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।